नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तेजी से कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं, जिसके बाद तीसरी लहर की आहट अब तेज हो चली है। इस बीच आज से 15 से 18 साल के बच्चों का महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया, लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, फिर से अब नई लहर का डर सता रहा है। लॉकडाउन के बीच पहले से आर्थिक मार्च से लोग और प्रदेश अभी उबर नहीं पाया था। अगर फिर से तीसरी लहर आती है तो क्या मध्य प्रदेश इसके लिए तैयार है? खासकर आर्थिक मोर्चे पर जीडीपी को बढ़ाना बड़ी चुनौती है। सरकार ने इसके लिए 10 सदस्यीय टास्क फोर्स गठित कर दी है। उधर कांग्रेस सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रही है। आप समझिए कि दूसरी लहर के बाद आर्थिक तौर पर व्यापारी हो, नौकरी पेशा हो या फिर दूसरे सेवा क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग कहां चले गए? 5 साल पीछे पहुंच गए, जमा पूंजी खर्च हो गई और अब तीसरी लहर का डर है। सरकार के सामने महासंकट है। महासंकट कैसा कि अगर, हालांकि सीएम शिवराज ने आज कहा है कि वो किसी तरह के कड़े प्रतिबंध अभी लगाने नहीं जा रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे करने से कोरोना का संक्रमण बढ़ने का खतरा नहीं रहेगा? क्योंकि जिस तेजी से केस बढ़ रहे हैं उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि कोरोना पर जरा सी ढिलाई कहीं भारी ना पड़ जाए। और अगर लॉकडाउन लगाया जाता है या कड़े प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो फिर एक बार फिर से आर्थिक दिक्कतें प्रदेश के सामने, जनता के सामने खड़ी होंगी। अब संकट यह है कि जान बचाए या व्यापार, दो राहें पर खड़ी है सरकार। जी हां, दो राहें पर सरकार खड़ी है। आज महा वैक्सीनेशन 15 से 18 साल के बच्चों के लिए शुरू हुआ है, लेकिन जो तीसरी लहर आ रही है वो लोगों को डरा रही है। डरा इसलिए रही है क्योंकि चाहे वो ओमिक्रॉन के केस हों जो ज्यादातर उन लोगों को हो रहे हैं जिनको दोनों वैक्सीनेशन के डोज लग चुके हैं, या फिर जिस तेजी से केस बढ़ रहे हैं कई इलाकों में, आपको जानकर यह यकीन नहीं होगा, दूसरी लहर के आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है। पहले 4 दिन में अगर डबल हो रहे थे केस, तो कुछ इलाकों में 2 दिन में केस डबल हो रहे हैं। तो क्या यह तीसरी लहर की आहट नहीं है? और क्या सरकार इसके लिए तैयार है? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। आइए सबसे पहले हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कैसे, किस तरह से महा वैक्सीनेशन को लेकर के, खासतौर से युवाओं के, बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर के प्रदेश में उत्साह था। यंगिस्तान को वैक्सीनेशन लगा है। देखिए, मंदसौर, भोपाल, सागर, जबलपुर, खरगोन, इंदौर, अलीराजपुर और भिंड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त जोश, उत्साह नजर आया हमें। और यह अच्छी बात भी है क्योंकि अगर हमारे युवा वैक्सीन लगवा लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। वैसे भी युवाओं पर इस कोरोना के संक्रमण का कम असर हुआ है, लेकिन फुल प्रूफ हो जाएंगे। मां बाप जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे थे, उनके लिए भी कहीं ना कहीं राहत होगी। और चाहे वो स्कूल हो, चाहे खेलकूद हो या फिर व्यापार हो, बच्चे जो डर करके, सहम करके अभी तक इनमें भाग ले रहे थे, ऑफलाइन काम कर रहे थे, अब वो मैदान में आएंगे और अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। आपको 4 बयानों में सुनवाते हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं मध्य प्रदेश की, क्या कुछ चल रहा है, जरा ये भी सुनिए। डरना नहीं है, लड़ना है, लेकिन संयम से, होश न खोते हुए। अनावश्यक भीड़ से बचेंगे, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे। देखो, एक बात मेरे मन में है कि हम आर्थिक गतिविधियां ना रोकें, क्योंकि उससे रोजी रोटी, बिजनेस, व्यापार सब ठप हो जाता है। और एक, मेरे बच्चों की पढ़ाई भी ना रुके। हमारा टारगेट है कि हम 20 जनवरी तक जो मध्य प्रदेश में लगभग 48 लाख 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको 20 तारीख तक हम पहला डोज लगा दें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये लक्ष्य दिया, हमें लगता है कि हम ये लक्ष्य को पालेंगे। देखिए, सरकार को फिर से 20-25 हज़ार करोड़ बल्कि 40 हज़ार करोड़ का कर्जा लेने की नौबत आ रही है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार को बताना चाहिए, प्रदेश की जनता को, कि ये हालात क्या हैं
और जो है इस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। कोरोना की महामारी जिस तेज़ी से खुद मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं कि जिस तेज़ी से फैल रही है, तो उसमें सरकार की तैयारी क्या है? अगर लॉकडाउन की नौबत आती है तो सरकार क्या करेगी, किस तरह से जनता को राहत पहुंचाएगी? क्योंकि पिछले लॉकडाउन के दौरान जितनी घोषणाएं की गई थी वो सब झूठी निकली हैं, सबकी सब जो है फाल्स और फर्जी निकली हैं। शिवराज सिंह चौहान जी जब से मुख्यमंत्री चौथी बार बने हैं, उन्होंने कभी भी खजाना खाली होने का रोना नहीं रोया है। जन कल्याण के कार्य अवरुद्ध चलते रहे, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी जनता से यह नहीं कहा कि हमारा खजाना खाली है। कमलनाथ जी बताएं, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनते से ही उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश के खजाने खाली हैं। जब भी जन कल्याण की कोई बात आती थी तो वो बोलते थे कि हमारे खजाने खाली हैं। श्वेत पत्र तो कांग्रेस को उस समय जारी करना चाहिए था। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल? ये सवाल आपको दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। खतरनाक हुई ओमिक्रॉन की लहर, क्या फिर बरपेगा कोरोना का कहर? यह बड़ा सवाल है। दूसरी लहर ने आर्थिक संकट बढ़ाया, क्या तीसरी लहर निकालेगी दिवाला? स्वास्थ्य मंत्री को ढूंढने वाले को इनाम, क्या ऐसे होंगे हम कोरोना से सावधान? एमपी में लॉकडाउन पर असमंजस बरकरार, जान बचाएं या बचाएं व्यापार? बड़ा सवाल है। सीएम ने खुद कहा है कि आर्थिक गतिविधि बंद नहीं कर सकते, रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर यह चलता रहा, बाजार खुले रहे, तो फिर जान पर संकट हो जाएगा। सरकार के सामने धर्म संकट है और क्या किया जाए, इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक नेता कुणाल चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कुणाल जी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बीजेपी से वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ध्रुव नारायण सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका ध्रुव नारायण सिंह जी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आज हमने वरिष्ठ पत्रकार और आर्थिक विश्लेषक शशिकांत त्रिवेदी जी को बुलाया है। शशिकांत जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस डिबेट शो में। सबसे पहले मैं कुणाल जी के पास आता हूं। कुणाल जी, देखिए, साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि मध्य प्रदेश के सामने बड़ा खतरा है और उससे निपटने के लिए सरकार के सामने जो स्थिति है, जो धर्म संकट है, वो बहुत जायज है। अगर आर्थिक गतिविधियां बंद कर देते हैं तो पहले से परेशान व्यापारी और जो पटरी पर लौटने की दिख रही थी गाड़ी, वो वापस डिरेल हो जाएगी, और नहीं करते हैं तो फिर से बड़ा जानलेवा खतरा खड़ा हो जाएगा। ऐसे में क्या विपक्ष सरकार के साथ है और आपको सरकार की तैयारियों में क्या कोई कमी लग रही है? देखिए, पिछली बार की जिस प्रकार की अपन ने कोरोना की लहर देखी और सरकार की अव्यवस्थाओं के कारण जिस तरह की लोगों की मौतें नहीं, हत्याएं हुई है, 3 लाख से ज्यादा लोगों ने, परिवारों ने अपने घर परिवार के लोगों को खोने का काम करा है और आज तक सरकार उन आंकड़ों को दुरुस्त नहीं कर पाई है। और जिस तरीके से पिछली बार की जो घोषणाएं हुई थी कि चाहे बिजली के बिल की बात थी, तो आज उन्होंने बात पहले बताया कि हमने माफ कर दिया, अब बताया स्थगित, तो उसको वसूलने का काम कर रहे हैं। जो आर्थिक कमर इंसान की टूटी हुई थी और जिस तरीके से कर्ज लो और घी की नीति पर सरकार चलने का काम कर रही है, यह दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश सरकार किस अव्यवस्थाओं के साथ, किस आर्थिक कुप्रबंधन के साथ और किस तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य के कुप्रबंधन के साथ काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री पूरी तरीके से गायब है। जब सवाल करो विधानसभा के अंदर कि हमने पिछली लहर से क्या सीखा और किस तरह की तैयारी करी, क्या वेंटिलेटर जो हमारे पड़े उनको चलाने वालों की हमने तैयारी कर ली, क्या नए कितने वेंटिलेटरों की हमने तैयारी कर ली, क्या हमने जो दवाइयां चाहिए उनका क्या स्टॉक हमने करके रख लिया, किस तरीके से हॉस्पिटल को हमने तैयार करने का काम करा, पर ना तो कोई उस पर सवाल पे जवाब दिया जाता और कर्ज सिर्फ कोरोना के नाम पे लिया जाता है। और आम इंसान पूछता है कि एक सवाल आम इंसान के मन के अंदर आता है कि 2 रोटी और 1 लंगोटी वो भी छोटी, क्या इसमें बदन छिपाएंगे और क्या खाएंगे और कैसे हमारे अच्छे दिन आएंगे कि उनके नाम पे कर्ज तो लिया जा रहा है, पर क्या सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए कर्ज लिया जा रहा है कि जिसमें भ्रष्टाचार करके जो खरीदे हुए जनादेश की सरकार जिस माफिया तंत्र ने बनाई थी, उस माफिया तंत्र की वसूली के लिए कर्जा लिया जा रहा है। आज आम इंसान जो 2.5 लाख करोड़ का कर्ज मध्य प्रदेश में, लगभग 35 से 40 हजार रुपए का प्रति व्यक्ति कर्जा मध्य प्रदेश में,
पे है, क्या सरकार ने आज तक बताया उसका उपयोग क्या कर रहा है, किन व्यवस्थाओं में उपयोग कर रहा है, और क्यों ओमिक्रॉन का जब पहले से मालूम है कि हमें इसके ऊपर सजग रहना चाहिए, क्यों सरकार तैयारियां नहीं करती है, क्यों सरकार बताने का काम नहीं करती है, सिर्फ कैसे इसके नाम पे बड़ी बड़ी बातें करी जाए। हम तो सदन में चर्चा करना चाहते हैं कि सदन में चर्चा करें, इसके ऊपर चर्चा करें, बात करें। क्या सदन में इतना डर बैठा हुआ है कि सभाओं में कोरोना नहीं फैलता पर सदन में फैल जाता है, ताकि आप लोगों की व्यवस्थाओं की बात नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार सिर्फ भय, भूख और भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं में डूबी हुई है। ठीक है, ध्रुव नारायण सिंह जी, बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं कि बताएं कि वेंटिलेटर कितने तैयार कर लिए, दवाएं कितनी है, रेमडेसिविर कितने हैं, बेड्स कितने हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स कितने चालू हुए हैं, ये सब ना बता करके सिर्फ कर्ज पर कर्ज ले रही है सरकार। और क्या एक बार फिर हम उसी कोरोना के जद में आने वाले हैं जो दूसरी लहर में हमने देखा था? देखिए, ऐसा है कि तीसरी लहर आएगी, ये बात हमेशा से कही जा रही है और हमारी सरकार ने तीसरी लहर की पूरी तैयारी करी हुई है। पूरे हॉस्पिटल्स में बेड हैं, ऑक्सीजन युक्त बेड हैं, पूरी जो भी दवाइयाँ संभावित लग सकती हैं। ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट है, उसमें कौन सी दवाई कारगर होगी, ये अभी तक WHO वगैरह से कोई इसका प्रमाण वो नहीं आया हमारे पास, गाइडलाइन। लेकिन तो भी सरकार ने अभी तक इसको बहुत हद तक नियंत्रित कर रखा है। और दूसरी लहर जब में और पहली लहर में जब पूरी दुनिया ने, अमेरिका और इटली जैसे, इंग्लैंड जैसे जो नंबर 1 के हेल्थ सर्विसेज वाले मुल्क है, उन्होंने घुटने टेक दिए थे, तब हमने उसका सामना किया और जनता को फौरी तौर पे जितनी भी राहत पहुंचाई जानी चाहिए वो स्वास्थ्य के मदद के रूप में और राशन के रूप में, आर्थिक मदद के रूप में पहुंचाई गई। भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता जनता की सेवा में लगे रहे। मोदी जी के कार्यकाल में 120 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है, जो कि एक रिकॉर्ड है। तो मेरा ये कहना है कि आरोप लगाना तो बहुत आसान है और आरोप लगाना विपक्ष का काम भी है, उसके आरोप लगाने का हम लोग बुरा नहीं मानते, लेकिन उनको चाहिए कि तथ्यात्मक आरोप लगाएं। जिस तरीके से हर परिस्थिति से निपटा है हमने, किसी को भूखा नहीं रहने दिया। कोई भी एक घर भोपाल में ऐसा या मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं था जो भूख से पीड़ित रहा हो, जिसको दवाई न मिली हो, ऐसा कोई नहीं था। हर तरह की सुविधाएं, हर तरह के साधन हम लोगों ने पहुंचाने का उस विषम परिस्थिति में प्रयास किया। 130-140 करोड़ के लोगों का देश है ये। इस देश में जब कोई समस्या आती है तो कोई छोटा मोटा काम नहीं होता। अमेरिका हमसे 3 गुना बड़ा है, उसकी आबादी 30 करोड़ है। ऑस्ट्रेलिया हमसे 3 गुना बड़ा है, उसकी आबादी 2 करोड़ है या 3 करोड़ है। सवाल एक है कि भारत की समस्याओं को भारत के नजरिए से देखना पड़ेगा। खाली आलोचना करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। कांग्रेस ने कभी रचनात्मक विपक्ष का काम नहीं किया है। उन्होंने हमेशा सिर्फ ये आरोप लगाए हैं। जब 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार थी तब दूसरी लहर आने की दस्तक दी जा चुकी थी, पर कमलनाथ जी फिल्मी शो कराने में बिजी थे, फिल्मी स्टार्स के साथ फोटो खिंचाने में बिजी थे। उन्होंने कोई तैयारी नहीं की, ये बात सब जानते हैं। ठीक, मध्य प्रदेश सरकार पर कुल मिलाकर के जाहिर सी बात है कि 2,56,00,000 करोड़ का कर्ज है, ये कहा जाता है। और ऐसे में ये भी तय है कि शशिकांत जी कि अभी जिस तरह से हम आर्थिक नुकसान में चल रहे थे, अब जो है और ज्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा भी है और हमें तैयारियां भी करनी है, यानी इन्वेस्ट भी करना है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हेल्थ के, और बिजनेस को भी अभी हम बहुत तेजी से पनपते देख नहीं रहे हैं। तो कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर आप मध्य प्रदेश के सामने आने वाला वक्त देख रहे हैं? देखिए क्या है, जब से ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया है तब से राज्य सरकारों के पास विकल्प बहुत कम है। और ये लाया कांग्रेस का ही प्लान था और फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। और दोनों सरकारों ने, जो हमने देखा अपने पत्रकारिता के दौर में, कि बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं किया और इसको लगा दिया। तो उसका यह है कि राज्य सरकार के पास जो है कि विकल्प होता था कि कुछ टैक्स बढ़ा देंगे, घटा देंगे, कुछ को राहत दे देंगे, वो अब किसी भी राज्य सरकार के पास नहीं है। उसमें मध्य प्रदेश कोई एक्सेप्शन नहीं है। दूसरी बात क्या है कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, जैसा अभी उन्होंने बताया विधायक जी ने, कि जो इसका कोई अभी दवा वगैरह ना CDC ने बताई है ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कहीं से कोई अभी इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या ट्रीटमेंट है, क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं है। तो तैयारियां आप कर भी लेंगे तो लोग, अगर सोशल बिहेवियर लोगों का ठीक नहीं रहेगा तो सरकारें बहुत कुछ कर नहीं पाती हैं। आपको
एक ही ऑप्शन बचता है कि लॉकडाउन लगाएं। अब लोग सोशल भी मास्क नहीं लगाते हैं, लोग बाजारों में बिना कारण भीड़ लगाते हैं, उनका कोई पर्पस नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो सिर्फ लॉकडाउन लगाए, लोगों को घरों में बंद रख दे। 2-3 महीने में सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, लेकिन जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है वो जनता के ऊपर भी पड़ता है। और फिर ये जो कर्ज लेने की बात आप कर रहे हैं, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। कर्ज की भी एक सीमा है जो तय है FRB एक्ट से। वो GDP का एक खास परसेंटेज है, 3% है, 3.5% है। बाद में बढ़ा के केंद्र सरकार ने उसको 5% और ऊपर तक जाने को राज्यों को अनुमति दे दी है। तो कर्ज भी एक सीमा तक जाएगा, उसके बाद फिर बैंकों पे स्ट्रेस पड़ेगा, फिर क्या होगा। लेकिन शशिकांत जी, हमने देखा था ना कि 3.5% था कर्ज, बढ़कर क्या 5% हो गया। आगे दबाव बढ़ेगा, बोझ बढ़ेगा, तो क्या ऐसे और भी बढ़ा सकती है केंद्र सरकार? नहीं, सरकार भी आपको पैसे देखने पड़ेंगे, फिर आपको रुपए छापने पड़ेंगे। आप रुपए छापेंगे तो वैल्यू और कम होगी, तो आपका एक्सपोर्ट और डाउन होगा। फिर आपके पास अभी दूसरा संकट आप लोग शायद नहीं मालूम है, जो मुझे पता चल रहा है अभी क्या है, पूरे दुनिया में हाहाकार ये मचा हुआ है कि शिप नहीं मिल रहे हैं लोगों को। और बहुत हाई रेट जो मान लीजिए जो शिप 500 रुपए में मिलता था, वो आज 2000 रुपए में नहीं मिल रहा है। तो रेशो बता रहा हूं मैं आपको, एग्जैक्ट रेट अलग होते हैं। और फिर दूसरे देशों में है कि उस शिप को लोड अनलोड करने वाला, आप यहां से चलिए लोड करके अपना कंसाइनमेंट यहाँ मैन्युफैक्चरिंग, आपके यहाँ मान लीजिए ओमिक्रॉन का खतरा नहीं है, आपने व्यवस्थाएं अच्छी कर ली, सब कुछ बढ़िया कर लिया, लेकिन आपको दूसरे उस देश में भेजना है जहां ओमिक्रॉन फैला हुआ है, डेल्टा फैला हुआ है, बहुत बुरी तरह फैला, वहां ड्राइवर नहीं है, लोडिंग अनलोडिंग करने वाले ट्रेन ऑपरेटर्स नहीं है, तो आपका कंसाइनमेंट वहां पड़ा रहेगा, तो आपको पेमेंट कब आएगा? ये बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, बड़ी दिक्कतें हैं। और एशिया में, पूरे एशिया में वर्स्ट करेंसी भारतीय रुपया, वो रुपया बन चुका है जिस पर हम फख्र करते हैं। सबसे ज्यादा अवमूल्यन पूरे एशिया में इस वक्त किसी मुद्रा का हुआ है, पाकिस्तानी रुपये से ज्यादा भी। स्ट्रेस कितना आने वाला है जी, तो हम समझ सकते हैं कि आर्थिक संकट बहुत बड़े हैं। लेकिन मध्य प्रदेश पर लौटते हैं कुणाल जी, अगर कर्ज लेना सरकार तो क्या करे? आप एक सजग विपक्ष के नाते बताइए कि आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी नहीं, आर्थिक बोझ, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट ही ऐसा हो रखा है कि बहुत हम घाटे में चल रहे हैं, परेशानी में चल रहे हैं, और दूसरी तरफ ओमिक्रॉन का भी साया है। तो कर्ज के अलावा क्या कोई विकल्प है जो आप सुझाना चाहेंगे सरकार को? देखिए, पहली बात तो सिर्फ ओमिक्रॉन के नाम पे या कोरोना के नाम पे कर्ज नहीं लिया गया। इन चीजों को तो समझो कि आर्थिक कुप्रबंधन कितना है सरकार का, आर्थिक नीतियां कितनी गड़बड़ है मध्य प्रदेश सरकार की। 17 साल की सरकार मध्य प्रदेश में हो चुकी है, जो 2003 में जब सरकार बनी थी इनकी 20,000 करोड़ के लगभग का कर्जा मध्य प्रदेश के ऊपर था। फिर धीरे धीरे 2014 तक बढ़ा के उसे 82,000 करोड़ का कर्जा कर दिया गया, और आज 2021 में लगभग 2,56,000 करोड़ का कर्जा, और पिछले 20 महीने में 70,000 करोड़ के लगभग का कर्जा मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। और हम लोगों की जो पूरी है 1,25,000 करोड़ की जो हमारी इकोनॉमी है, उसमें से 40,000 करोड़ लगभग हम लोग सिर्फ ब्याज के अंदर दे देते। आप समझिए परिस्थितियों को कि किस बात का भ्रष्टाचार का। क्या ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने कैबिनेट में कही थी कि जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है वो पाइप खरीदी में होता है। और आप देखेंगे अभी बड़े बड़े डेमो के, चाहे चिंकी बोरास का निकल जाए, चाहे अलग अलग डेमो के वो पाइपलाइन, मतलब पाइप के उसके जो निकल रहे हैं, और उसमें इतने बड़े भ्रष्टाचार। और ये नहीं, कैबिनेट के अंदर उसकी बंदरबाट की लड़ाई होती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अभी हमारे सदन के अंदर उमाशंकर शर्मा जो यहाँ के विधायक है, कहा कि सिरोंज के, उन्होंने सवाल लगाया खुद ने, 30 लाख रुपए की गड़बड़ी बेटियों की शादी के नाम पे हो रही है, और उनके बयान है, और उन्होंने सदन में लगाया, सदन के अंदर जवाब दिया। तो क्या भ्रष्टाचार करने के लिए जो 50-50 करोड़ के विधायक खरीदे? और मेरा आग्रह है कि यहां पे पूर्व मंत्री जी बैठे, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता, इन्होंने सींचा है, क्या इनको क्यों नहीं भैया कैबिनेट का दर्जा दिया गया? क्यों दर्जा दिया गया उन बिकाऊ लाल और उन लोगों को? क्योंकि जो भ्रष्टाचार के पैसे से खरीदे हुए जनादेश की जब सरकार बनाते हो, और एक 4 वर्ग का जो सिद्धांत था कि कर्ज लो और घी पियो की नीति पर सरकार चल रही है, बड़े बड़े चीजों को, क्या आपने रोजगार की व्यवस्था कर दी? आपने स्वास्थ्य में एक नया हॉस्पिटल बना दिया हो तो बता दो, शिक्षा में कोई नई जगह बता दी हो तो बता दो, रोजगार के अंदर कोई व्यवस्था कर। आज मध्य प्रदेश की स्थिति, इतना कर्जा लेने के बाद भी अगर अच्छी शिक्षा चाहिए तो आप बाहर के प्रदेशों का मुंह देखिए, अच्छा रोजगार
चाहिए तो आप बाहर के प्रदेशों का मुंह देखिए। मुझे तो ये बताएं कि मुख्यमंत्री जी और या बड़े बड़े नेताओं के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे इनके बच्चे पढ़ सकते हैं? क्या क्यों नहीं पढ़ सकते इनके बच्चे? क्या किसी को रोजगार की व्यवस्था? तो किस चीज के लिए कर्ज लिया? सवाल इस बात का है। भय, भूख और भ्रष्टाचार की जो सरकार चल रही है और आर्थिक कुप्रबंधन इतना है कि ना तो सरकार की नीति है ना नियत है, और सिर्फ किसी भी बहाने से कर्ज लो और उसमें भ्रष्टाचार करो, ये नीति मध्य प्रदेश। ध्रुव नारायण सिंह जी, हमेशा बीजेपी बात करती है कांग्रेस के 70 सालों के विकास की, और कुणाल चौधरी जी गिना रहे हैं कि 2003 में जब सत्ता में आई थी बीजेपी तो 20,000 करोड़ का महज कर्ज था प्रदेश पर, और केवल 17 साल में 20 महीने में, आपने अभी लास्ट 20 महीने का उन्होंने जिक्र करके बताया, 70,000 करोड़ का कर्ज ले लिया। 40,000 करोड़ तो केवल ब्याज में हमें चुकाने पड़ते हैं, यह कहना है कुणाल चौधरी जी का। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, विकास की कीमत होती है। कुणाल चौधरी जी वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, वो जानते हैं कि 2003 में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। एक भी सड़क ठीक नहीं थी। मध्य प्रदेश की कोई भी सड़क अच्छी नहीं थी। 3-3 दिन भोपाल राजधानी में लाइट नहीं आती थी, पानी कहीं भी नहीं था। आखिर मध्य प्रदेश में आज सारी सड़कें अच्छी हैं, पावर पूरे सबको निर्बाध रूप से मिल रही है, बिजली, पानी की समस्याएं दूर हुई हैं, तो इन सब की कीमत होती है। मैं चौधरी जी से कहना चाहूँगा कि इन सब क्या ये क्या मुफ्त तो आता नहीं है। तो ये जनता को जब सुविधाएं पहुंचाई जाती हैं, हमने जनता को मुफ्त राशन बांटे हैं, 2 साल से हम जनता को खाना खिला रहे हैं, जनता को फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं। तो गरीब जनता के बारे में भी सोचना पड़ता है। आप लोग तो सक्षम लोग, आपको तो लगता है कर्जा लिया, कर्जा लेके अगर हमने गरीब को पाला है, आज गरीब को भूखा नहीं रहने दिया, गरीब के बच्चों को पढ़ाया है, तो ये पैसा लगता है इसमें। ये बात ठीक है कि आर्थिक हालात अभी हम बहुत सुखद नहीं पाते हैं, लेकिन उस पर काम चल रहा है। हमेशा जब भी जंप लेना पड़ता है तो कुछ कदम पीछे जाना पड़ता है। हमने कुछ कदम पीछे लिए हैं, लेकिन हम आगे आएंगे। इस भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। ये समझे, ये जो 2-3 साल का संक्रमण काल हमारा गुजरा है, इस पे गौर फरमाएं। ये बहुत बुरा था। लोगों के रोजगार धंधे बंद हो गए, नौकरियां चली गई, लोग आज दुकानें बंद हो गई, लोग किराया नहीं दे पा रहे हैं। आप देखिए तो स्थिति तो देखिए, तो सरकार को सबकी चिंता करनी पड़ती है। सवाल 70,000 रुपए लोन जो कह रहे हैं उसका नहीं है। सवाल ये है कि आज जनता को हमने बचाया, जनता को स्वस्थ रखा, जनता आज हमारे साथ खड़ी है, कल को हमारी स्थिति सुधर भी जाएगी। ठीक है, शशिकांत त्रिवेदी जी, क्या ये आरोप सही है कि आर्थिक कुप्रबंधन हुआ है मध्य प्रदेश में, जिसकी वजह से ये जो मार थी ये बहुत ज्यादा नजर आ रही है, और जिसकी वजह से एक आदमी पर हम देख रहे हैं कि 34-34 हजार रुपए का कर्ज हो गया है। जो बच्चा मध्य प्रदेश में पैदा हो रहा है वो कर्जदार हो रहा है। क्या ये बात सही है कि इसके लिए कोरोना के हालात तो हैं ही, लेकिन सरकारी आर्थिक नीतियां जो हैं वो भी जिम्मेदार हैं? देखिए, क्रूड टर्म्स में अगर आप बात करेंगे तो ये आरोप है, राजनीतिक आरोप है, और ये कांग्रेस सत्ता में होती तो भारतीय जनता पार्टी यही आरोप लगाती उन पर। मगर जो वास्तविक स्थिति ये है कि जब 2003 में सरकार थी कांग्रेस की, अब आपको शायद याद हो, एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट आई थी, और जिसमें ये बात थी कि जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो ह्यूमन डेवलपमेंट में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। अभी कुछ 2-3 साल पहले, चुनाव से ठीक पहले 18 में जब चुनाव हुए थे, उससे पहले 15 फाइनेंस कमीशन जब भोपाल आया तो उनका भी यही कहना था कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल हुआ है और जो फिगर आया है वो लगभग सही है। लेकिन वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वहीं का वहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो चिंता की जो बात है, कर्ज लेना, मैंने कर्ज लिया हुआ है, मुझे सैलरी मिलती है, उसका 50% मुझे बैंक कर्ज दे सकती है कि मैं उतना किस्त चुका सकता हूं, तो मेरे घर मकान आ सकता है, मेरे घर कार आ सकती है, और मैं एक अच्छी जिंदगी जी सकता हूं। उससे मैं नए रोजगार के साधन और ज्यादा कमा सकता हूं। तो कर्ज लेना बुरा नहीं है। कर्ज के आपके पास लिमिट है, एक कानून है, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते। यदि जाते हैं तो ये जो कांग्रेस कांग्रेस पार्टी है या जो भी पार्टी विपक्ष है, उसके पास पूरा अधिकार है कि वो कोर्ट भी जाए और वो उस पर रोक लगाए और विधानसभा में बहस करे और बजट को पास ना होने दे। लेकिन संकट ये है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उन पर, यानी जो लोगों का जीवन स्तर सुधरना था, बेरोजगारी खत्म होनी थी, उसको 2003 से या उससे पहले से कांग्रेस को मेहनत करके आंकड़ों को जनता के सामने पेश करना चाहिए कि जो कर्ज लिया है वो कर्ज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कन्वर्ट नहीं हो पाया है।
तब फिर आरोप बिल्कुल सही है, और फिर आरोप में भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी सरकार हो, जो बैठी हुई सरकार होती है, उसे जवाब देना होता है। ठीक है, तो आपके पास रास्ते हैं, ऐसा नहीं है, विपक्ष के पास बहुत रास्ते हैं, बहुत ऑप्शंस होते हैं, पर वो उन ऑप्शंस को क्यों यूज नहीं करती है, ये मैं नहीं बता सकता हूं। ठीक है, विपक्ष से पूछ लेते हैं। कुणाल चौधरी जी, क्या केवल ये तमाम चीजें जो हैं ये केवल सियासी बयानबाजी तक सीमित हैं, या आपको लगता है कि इस वक्त आप सरकार के सामने सुझाव रख सकते हैं, रास्ते सुझा सकते हैं, पब्लिक मीटिंग्स करके आप जनता के सामने बोल सकते हैं कि सरकार को यह करना चाहिए, एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते आप सरकार का मार्गदर्शन कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तब आप फिर कह सकते हैं कि देखिए हमने इन्हें बताया था ये कीजिए, नहीं किया, जो कि आपको लगता है कि ऐसे आर्थिक संकट के दौर में सरकार को करना चाहिए। ऐसे कुछ सुझाव आप रखना चाहें तो बताइए। देखिए, इस देश के नेता राहुल गांधी जी ने इस हिंदुस्तान में सबसे पहले 12 फरवरी 2020 को चेताया था कि कोरोना आ सकता है और इसके से सजग रहना चाहिए। 3 बार राहुल गांधी जी ने बोला ट्वीट करें। मैंने देखा 12 को उन्होंने करा, 19 को प्रधानमंत्री जी चाट खाते लिट्टी चोखा, क्योंकि वहां के बिहार के चुनाव आने थे। 25 को नमस्ते ट्रंप करने का काम करते हैं। और जो बातें इन्होंने अभी कही, तो सवाल इस बात का है कि जो मंत्री जी और ये जो बातें कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने रचनात्मक विपक्ष का जो कहा था कि न्याय योजना को लागू करने का काम करें, इस देश में कई योजनाएं भी बताई, किस तरीके से उनको राहत देना चाहिए ये भी बताया। इन्होंने उपाय उठाया कि हमने कहा था कि बिजली और पानी को फ्री करना चाहिए, तो इनने क्या करा कि उसको 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया और अब जाके उसकी वसूली करने का काम कर रहे। सरकार की मंशा तो है चीजों को समझने की। सदन के अंदर कह रहे, सदन में रोज चर्चा करते, सदन का सत्र तो लगाए। कोरोना को जिनकी विचार डरोना के नाम से थे, जिनके विचार उसको मानने के नहीं थे, इस देश में राहुल गांधी जी ने सबसे पहले चेताया था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट 20 है, उन्हें बंद कर दो। हजारों पुलिस वाले और उनको लेके नमस्ते ट्रंप की हजार करोड़ों रुपए खर्च करके का जरूरत क्या थी, और जिस तरीके से देश के अंदर परिस्थितियां खराब करी है। और आज हालात ये कह रहे, पूर्व मंत्री जी कह रहे 2003 से आज तक अभी विकास हुआ। मेरा सवाल है कि एक नया हॉस्पिटल जो मध्य प्रदेश सरकार ने 2003 के बाद बना दिया, और मुझे बता देना, एक नया डैम मध्य प्रदेश सरकार ने बना दिया जिससे पन बिजली बात हो, विद्युत की बात हो, कोई सी कोल परियोजना की बात हो, कोई नई योजना लाए हो तो बताओ ना। सारी वो योजनाएं जो कांग्रेस के समय चल रही थी, वो रोड की कह रहे थे, तो बीओटी पे जो रोड बनी है कांग्रेस को, नहीं बीओटी पे रोड जो बनी थी, बीओटी की रोडों को बिल्कुल कुणाल जी, आप तो शांति रखिए पांडे जी, हमारी जिम्मेदारी नहीं सत्ता पे कभी बोलेंगे, आप सत्ता पे कभी बोलेंगे क्या? आर्थिक कुप्रबंधन है, इस पे बोलेंगे क्या? दूसरे प्रदेशों में कितना विकास हुआ है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हुआ? ठीक है, बस लास्ट आप एक मिनट नहीं बचा है। आप यहाँ पे मेट्रो 2004 में। कुणाल जी बस माफी चाहूंगा मैं। ध्रुव नारायण सिंह जी, अंतिम सवाल मेरा आपसे बहुत 30 सेकंड के आंसर की अपेक्षा के साथ है। मेरा सवाल सर यह है कि क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश पूरी तरह तैयार है? क्योंकि अब कोई इफ एंड बट नहीं है, बहुत वक्त मिल गया तैयारियों के लिए। अब अगर कुछ भी गलत होता है तो सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी क्या? पूरी जिम्मेदारी के साथ आप कह सकते हैं कि सरकार हर मुश्किल से निपटने को तैयार है? मैं आपको बड़े भरोसे से कह रहा हूं कि सरकार पूरी तौर पे तैयार है, सारे हॉस्पिटल तैयार हैं, हम लोग कमर कस के तैयार हैं, और इस बार जनता को जरा भी असुविधा नहीं होगी। ओमिक्रॉन से लड़ा जाएगा, उसको हराया जाएगा, और आप निश्चिंत रहें। ये बात, एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा आपसे अनुमति लेके कि शशिकांत जी ने कहा कि अगर कोई सुझाव हो तो दे, तो हमारे चौधरी जी ने कोई सुझाव तो नहीं दिया, दुनिया भर के आरोप फिर लगा दिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इनके यहाँ थे, उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे, तो उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। इनके यहाँ तो इनके यहाँ पे प्रजातंत्र नाम की चीज नहीं है। कांग्रेस लोकतंत्र में जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में लेकिन लोकतंत्र में ये लोक जो है उसका कल्याण हो। गांधी राहुल गांधी के आगे कुछ सोच नहीं पाते। ये मूल भावना है लोकतंत्र की। लोक कल्याण क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? बिल्कुल। अगर कर्ज लिया जा रहा है तो क्या उसका सही इस्तेमाल हो रहा है मध्य प्रदेश में? क्या वाकई में कर्ज ले लेकर के ऐसा तो नहीं कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय कर रहे हैं? क्या तात्कालिक समस्याओं से निपटने के लिए भविष्य की पीढ़ियों पर बोझ डाल रहे हैं?
और अगर जरूरत नजर आती है तो 17 साल का वक्त लंबा था। हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप किया, क्योंकि कर्ज लेकर के सड़कें, पुल और बिल्डिंगें बना देना यह बहुत आसान है। इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने दम पर डेवलप करना यह उम्मीद की जाती है सरकार से। आत्मनिर्भर होना और कर्जदार होने में अंतर है, लेकिन अभी वक्त कोरोना का है, इसलिए सवाल कम और सहयोग ज्यादा करे विपक्ष, ऐसी हमें भी अपेक्षा है। जनता से भी हम यही अपील करते हैं कि सरकार के स्वास्थ्य के प्रति तमाम निर्देश जो हैं उनका पालन कीजिए। ओमिक्रॉन से पहले अपनी जान बचाइए, प्रदेश बचाइए, देश बचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल चौधरी जी, ध्रुव नारायण सिंह जी और शशिकांत त्रिवेदी जी, आप तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा इस डिबेट में शामिल होने के लिए, और हमारे उन दर्शकों का भी शुक्रिया जो इस पूरी डिबेट में हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार।